नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। स्वागत आप सभी का न्यूज स्पैन में एक बार फिर से। आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिर हमारा देश चाइना के मुकाबले अपने एप्लीकेशंस क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा है। हम आईटी सुपर पावर हैं, दुनिया में आईटी सुपर पावर के नाम से जाने जाते हैं। 15 लाख इंजीनियर्स हम जो है हर साल जो है पैदा करते हैं। हमारे इंजीनियर्स आईआईटियंस जो है जापान अमेरिका में जा कर के या मेडिकल के क्षेत्र में जो है मेडिकल के स्टूडेंट्स जा कर के तमाम नई नई खोजें करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा क्या है कि हम चाइना के लड़ाई के बदले हम उसके एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर भारत के जो टॉप 10 जो एप्लीकेशंस हैं उसमें भारत के एक भी एप्लीकेशंस नहीं हैं। अगर आप देखें तो चाइना के उसमें से 6 एप्लीकेशंस हैं, फर्स्ट 6, और जो लास्ट के 4 हैं वो अमेरिका के हैं। अगर हम अपने आसपास भी देखते हैं तो चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो या ट्राइपॉड से लेकर मोबाइल तक या मोबाइल में चलने वाले एप्लीकेशंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स और तमाम चीज़ें सब की सब चाइनीज होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो क्या वजहें हैं जिसकी वजह से हम जो है इन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतने पिछड़े हुए हैं, इतने पीछे क्यों हैं। भारत देश जो कि दुनिया की 17% आबादी रखता है, इसके बावजूद सारे के सारे टैलेंट काम नहीं कर पा रहे हैं। वो सब के सब जो है अमेरिका में चले जाते हैं, या जो हैं तो वो डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, मुख्य वजह क्या हैं। क्या इसकी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पुरातन ज़माने से जुड़ी हुई हैं, पुरातन नियमों से जुड़ी हुई हैं, वेद पुराणों से जुड़ी हुई हैं, या क्या है वो मकसद। ये मैं सारी चीज़ें आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है प्लीज़। तो आइए हम बात करते हैं कि पहला ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हम लोग पीछे जा रहे हैं और हमारे देश में वो एप्लीकेशंस क्यों नहीं डेवलप हो रहे हैं, या और तमाम टेक्नोलॉजी क्यों नहीं डेवलप हो रही हैं। अगर हम समस्याओं पर ध्यान दें तो जो पहली बात निकल करके आती है वो है ज्ञान और श्रम के बीच में दूरी। जो नॉलेज है, वो जो कलम चलाने वाले हैं, जो मेहनत कश वाले लोग हैं, उनके बीच में काफ़ी दूरी है। भारतीय समाज में ये मान्यता हमेशा से हावी रही है कि मानसिक कार्य श्रेष्ठ हैं और शारीरिक श्रम का जो दर्जा है वो बड़ा नीचा है। इसका विस्तार ये है कि जो लोग मानसिक कार्य करते हैं वे ऊंचे ऊंचे हैं और जो मेहनत का काम करते हैं वो निम्न श्रेणी के लोग हैं। समाज का विभाजन भी इसी अनुसार हुआ है, जो जन्मजात रूप से लोगों को विभाजित कर देता है। चूंकि शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को ज्ञान तक कोई पहुंच नहीं है, इसलिए उनके उनके काम को आसान बनाने के को महत्व भी नहीं दिया गया है। कि आखिर दूध यादव जी का दही दूध कैसे निकाला जाएगा, कैसे बनेगा, इस पर कोई मशीन नहीं बनी, खासकर भारत में। जबकि शारीरिक श्रम को आसान बनाने के क्रम में दुनिया के ज़्यादातर आविष्कार हुए हैं, ये बिल्कुल सच बात है। श्रम से जुड़े लोगों ने ही सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं। मिसाल के तौर पर वर्कशॉप में काम करते हुए जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया। ताला बनाने वाले एक मिस्त्री ने दुनिया की पहली आधुनिक घड़ी बनाई। एक सुनार ने दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया। लेकिन भारत में ये काम जातियां करती हैं। एक जाति जो है वो धार्मिक कर्तव्य के तहत कपड़े धोना, कोई दूध निकालना, कोई सब्जियां उगाना, कोई पशुओं के चमड़े छीलना, ये तमाम जो है एक जाति करती है। जबकि दूसरी जात को अगर देखें, कोई पालकी ढोता है। इसका काम मुश्किल रहा है, लेकिन इनके काम को आसान बनाने के लिए वॉशिंग मशीन हो या कार हो या तमाम जो आविष्कार हुए हैं वो पश्चिमी देशों ने किया है। जिनकी समस्या थी उनके पास ज्ञान तक पहुंच नहीं थी, और जिनके पास ज्ञान था उनको कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उनका कपड़ा धोने के लिए धोबी है, पशुओं को उठाने के लिए एक वर्ग है, सब्जियां पहुंचाने के लिए एक वर्ग है, दूध दही निकालने के लिए एक वर्ग है। तो वो मशीनें क्यों जनरेट करें। ऐसी सी स्थिति में आविष्कार कैसे संभव होता। दूसरी अगर बात पर हम गौर करें तो ज्ञान को लेकर गलत धारणाएं। भारत में उत्पादक समूहों के ज्ञान को ज्ञान मानने की परंपरा नहीं है। मिसाल के तौर पर एक पशुपालक को या मवेशी और पशुपालक की जो विधियां होती हैं उसको बेहतरीन जानता है। खासकर हमारे समाज में देखें तो एक यादव चौधरी वर्ग है, वो काफ़ी अच्छी जानकारी रखता है पशुओं की। तो वैसे ही किसी लकड़हारे या बढ़ई को लकड़ियों की अच्छी जानकारी होती है। उनके इस्तेमाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती हैं। किसानों को फसलों के बारे में ढेर सारी सूचनाएं और ज्ञान हो सकता है, लेकिन न तो इन्हें ज्ञान माना जाता है और न ही
इन लोगों को ज्ञानी मानने की परंपरा है, ना मानी जाती है। ज्ञान का अर्थ कुछ धर्म ग्रंथों को रटकर याद करना, उन्हें सही उच्चारण के साथ बोलना या गाना। इस काम में महारत रखने वालों का समाज में ज्ञानी के तौर पर आदर रहता है, बावजूद इसके कि उस ज्ञान की कोई भी उपयोगिता नहीं है। उसने मानव जीवन को आसान बनाने के लिए कोई आविष्कार नहीं किया है। वो मंत्र सिर्फ पढ़ते हैं और उससे कोई जीवन में आसानी नहीं होती है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन में लिखने की प्राचीन परंपरा रही है, लेकिन भारत में लिखने की परंपरा बहुत काल के बाद टूट जाती है। रटकर याद करने और गाकर उसे बोलने यानी श्रुति और स्मृति का चलन सैकड़ों साल तक चलता है और वही ज्ञान का पर्याय बन जाता है। ये सारा ज्ञान संस्कृत में है, जो कभी भी लोक भाषा नहीं बना है, आम जनता की भाषा नहीं बना है। ये ज्ञान मुख्य रूप से एक जाति विशेष के पास केंद्रित रहा है। प्रोफेसर कांचा इलैया सेफर्ट ने अपनी किताब पोस्ट हिंदू इंडिया में इस बात का वर्णन करते हैं कि किस तरीके से वनवासियों ने, किस तरीके से जनजातियों ने, किस तरीके से SC ST OBCs ने अपनी चीजों को आविष्कार किया है। चाहे वो भी जंगलों से जो है तमाम जड़ी बूटियों की खोज हो या और चीजें। खासकर कारीगर, किसान और पशुपालक जातियां और आदिवासियों ने किस तरीके से जो है इन चीज़ों का सृजन किया है। ये ज्ञान लोकायुपयोगी है, लोगों के यूज में है और इससे समझना भी आसान है। समाज इसके ज्ञान का उपयोग करता है, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वे ज्ञानी हैं, बल्कि इन कामों को करने वाले को समाज व्यवस्था में नीचे का दर्जा दिया जाता है। शारीरिक श्रम के प्रति अवमानना है, एक घृणा है, आज भी विद्यमान है। मानसिक कार्य के मुकाबले उनकी कोई भी कीमत जो है वो कम ही लगाता है। कोई कलम चलाने वाला हो, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन वही खेतों में काम करने वाले को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। तीसरी अगर बात पर हम गौर करें तो हिंदू धर्म का समाजशास्त्र पूंजीवाद के विचार के खिलाफ है। हिंदू धर्म का ये बुनियादी विचार है कि मनुष्य ही नहीं, दुनिया का हर जीव जंतु या जन्म जन्मांतर के एक अनंत चक्र में बंधा हुआ है। पिछले जन्म, अगले जन्म के कर्मों से वर्तमान जन्म में उसके स्थान का एक निर्धारण होता है और इस जन्म में किए गए कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना और भुगतना पड़ता है। कर्म फल सिद्धांत ने भारतीय मानस को जकड़ रखा है। इसकी वजह से वर्तमान जीवन को सुखद बनाने का या जो भी तकनीकी खोज करने का जो जोर है वो जो है जाति से तय कर्मों के आधार पर होता है, जो धार्मिक माना गया है और कहा गया है कि ऐसा करने पर अगले जन्म में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप यादव हैं और आप पंडित नहीं बन सकते। समाजशास्त्र के संस्थापक विद्वानों से एक मैक्स वेबर नाम के जो है रिसर्चर थे, वैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे। जब वो जानने की कोशिश करते हैं कि आधुनिक पूंजीवाद यूरोप के खास समाज में ही क्यों आया, तो इस क्रम में उन्होंने एशियाई समाज का भी अध्ययन किया। भारत के धर्मों का अध्ययन करते हुए इस नतीजे पर वो पहुंचते हैं कि कर्म का सिद्धांत जब तक हावी रहेगा तब तक भारतीय समाज में किसी क्रांतिकारी या प्रगतिशील विचार का आना असंभव है। खासकर नीची जातियों के लोग नई खोज से अपने जीवन को बेहतर बनाने की जगह कर्मकांडों में जुटे हुए हैं ताकि उनका अगला जीवन बेहतर हो सके। वो इस जीवन में जो है स्वर्ग की खोज में लगा हुआ है, वो स्वर्ग चाहता है। सोचिए, अगर आपको कोई स्वर्ग भेजना होता तो खुद ही ना स्वर्ग चला जाता। वेबर आगे कहते हैं कि ये सोच पाना भी कठिन है कि जाति व्यवस्था के आधार पर आधुनिक पूंजीवाद का तंत्र खड़ा हो सकता है। वेबर ने अपने एक विचार अपनी पुस्तक इंडियन रिलीजन में व्यक्त किए हैं कि ये दिलचस्प है कि भारत में वेबर को समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में विस्तार से पढ़ाया तो जाता है, लेकिन उनकी किताब इंडियन रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो इस तरीके की जो है संकुचित विचारधारा है। चौथी अगर बात पर हम केंद्रित करें तो ज्ञान के आधुनिक केंद्रों में सामाजिक विविधता का अभाव है, और सिर्फ ज्ञान के आधुनिक केंद्रों में ही नहीं, और भी जगहों पर, न्याय के, फिल्मों में, तमाम सिस्टम में जो है इस तरह की विविधता है ही नहीं। पुराने दौर में उत्पादक जातियों को गुरुकुलों से दूर रखा जाता था और उन्हें न शिक्षा लेने का हक था न शिक्षा देने का। यह स्थिति कुछ बदलाव के साथ अब भी जारी है,
भारत में ज़्यादातर महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में अगर देखें और तकनीकी संस्थानों के शिक्षक पदों पर अगर देखें, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में देखें, तो सवर्ण जातियों का जबरदस्त वर्चस्व है। ये वर्चस्व प्रोफेसर पदों पर और बढ़ जाता है। अगर न्याय के विभाग में देखें तो आज अगर 36-34 में से जजों की संख्या देखें तो 32-34 जज जो है सिर्फ सवर्ण है। आप मीडिया के अगर क्षेत्र में देखें तो आज भी एक भी दलित, एक भी आदिवासी जो है एंकर नहीं है। तो इस तरीके की चीजें जो है आज भी विद्यमान हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से हम आविष्कार के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं और इसी वजह से हमें चीन की लड़ाई के बदले हम उसका एप्लीकेशन जो है अनइंस्टॉल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज स्पाइन को। अब तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत धन्यवाद और तमाम चीज़ों के साथ फिर से जुड़ेंगे। शुक्रिया, तब तक के लिए धन्यवाद।